हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए आज हमारी सेकंड यूनिट के एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे। जो एमसीक्यू हमारे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं हमारे ही एग्जाम के अंदर या हमारे जैसे और विभिन्न राज्यों के अंदर जो एग्जाम्स आते हैं या हमारे टॉपिक्स दूसरे राज्यों के किसी एग्जाम में आते हैं, तो उनसे पूछे गए क्वेश्चंस आज हमारे शामिल होंगे। और क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन, बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे हमारे पास। एक्सप्लेनेशन सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को मिलेगी भी और समझाई भी जाएगी। तो चलिए बच्चे, शुरुआत किया जाए यूनिट नंबर 2 जिसको आज हम बोलेंगे। इसमें क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। यानी डाइवर्सिटी का मतलब बच्चे विभिन्नता, हमारे जीव विज्ञान से संबंधित जो विभिन्नता है किसके अंदर, जो ब्रायोफाइटा आपके हैं, जो टेरिडोफाइटा आपके हैं और जो बच्चे जिम्नोस्पर्म है। इन सब का नाम आपने सुना होगा, है ना। देखो, सबसे कम डेवलप प्लांट होते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद फिर आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद फिर थोड़े ज़्यादा विकसित होते हैं टेरिडोफाइटा। इनसे ज़्यादा विकसित होते हैं जिम्नोस्पर्म, है ना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते, पर एक सीक्वेंस में आप कह सकते हो सर ये सबसे कम विकसित, इससे ज़्यादा ये विकसित, इससे ये आपके प्लांट्स की कैटेगरी के नाम हमारे सामने लिखे हुए हैं। ओके, तो इनको समझना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है और क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया, जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आ चुका पहले। जितने क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं आज लेकर के आऊंगा, सारे क्वेश्चन वो हैं जो आ चुके एग्जाम किसी न किसी के अंदर, ठीक है। भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता किसको समझा जाता है? ब्रायोलॉजी बच्चे, ब्रायो शब्द है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ब्रायोफाइटा के बारे में बात हो रही है। तो ब्रायोफाइटा से संबंधित हम किसको उसका फादर बोलते हैं बच्चे? कुछ ऑप्शंस आप सभी के पास सामने दिए गए हैं। एस आर कश्यप को बोला जाता है, राम उदार को कहा जाता है, पी एन मेहरा को कहा जाता है या के सी मेहता को। अब देखिए, पूरी एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने है और इसी एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम समझेंगे। देखो भाई, प्रोफेसर जो शिवराम कश्यप हैं, एस आर कश्यप, उनको हम भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कहा जाता है। क्यों? उन्होंने हिमालय का जो रीजन है बच्चे, उस क्षेत्र में जो ब्रायोफाइटा है ना, स्पेशली जैसे लीवर वर्ट हो गया आपका, उसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च किया था, शोध किया था। और उन्होंने अपनी पुस्तक लीवर वर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज एंड द पंजाब प्लेन्स, इस नाम से अपनी पुस्तक के अंदर इन्होंने इसके विषय में बताया था। और ये पुस्तक जो है ये ब्रायोलॉजी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई थी बच्चे। उन्होंने कई नई आपके वंश और प्रजातियां, जो स्पीसीज है ना बच्चे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, उनकी खोज की थी और भारत में इस विषय को की वैज्ञानिक नींव रखी गई थी ब्रायोफाइटा के विषय में। समझ में आ गई बात? ये आपका इसके पीछे का हिडन कंसेप्ट है जो आप सभी को याद रखना है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में समूहों में से आप एक ऐसे प्लांट को बताइए जो कि बच्चे बीजाणु, बीजाणु का मतलब क्या होता है बच्चे? स्पोर बोलते हैं, जिसको स्पोर बोलते हैं। अब देखो बच्चे, जैसे ही स्पोर का जिक्र आया तो हम यहाँ पर अब स्पोर को पढ़ने नहीं बैठेंगे। ये मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप मेरे से एमसीक्यू पढ़ने के लिए आए हैं तो डेफिनेटली आप लोग कंसेप्ट पढ़ के आए होंगे। एमसीक्यू के अंदर आपको कैसे डील करना है, क्या चीज़ आपको आनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बाकी स्पोर सब जहाँ पे आ जाए, गैमेट सब जहाँ भी आ जाए, इनका मतलब ये रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं। प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पूरे जीवन काल में रिप्रोडक्शन करने के लिए एक ही सेल होती है, या तो स्पोर होती है या गैमेट होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके एक ही जीवन काल में वो दो प्रकार का जीवन जीते हैं। एक अपने आधे जीवन में उनकी रिप्रोडक्टिव सेल स्पोर होती है, आधे जीवन में गैमेट्स भी होती हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर गैमेट्स होती हैं। तो ऐसे कई वैरायटी के प्लांट है बच्चे। यहाँ आपसे पूछा है इनमें से आप एक सा प्लांट का नाम बताओ जिसके अंदर आपके बीजाणु और भ्रूण यानी एम्ब्रायो, एम्ब्रायो भी तैयार करता है, लेकिन उसके अंदर संवहन उत्तक का मतलब बच्चे आपके ये रहा वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू मतलब ये जो आप लोग जिसको जाइलम और फ्लोएम बोलते हो, जाइलम और फ्लोएम बोलते हो बच्चे। तो इसने कहा कि उसके अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं और बीज भी नहीं बनता है, सीड का भी अभाव रहता है। तो बताइए ये क्वालिटी वाले जो प्लांट हैं वो इनमें से किस कैटेगरी के अंदर होंगे? समझिए बच्चे, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी सारी बातें सीखने को मिल रही हैं कि भाई जिनमें स्पोर होता है, एम्ब्रायो बनता है, लेकिन वस्कुलर टिश्यू नहीं होते और सीड नहीं बनता। ये दो बात उल्टी रही, दो बात सही दे दी। ऐसी ये खासियत कौन से प्लांट की है? तो ये खासियत मेरे भाई आपकी होती है सर
ये ब्रायोफाइटा की, और ए ऑप्शन में लिखा होगा। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं जो एम्ब्रियोफाइटा मतलब वो एम्ब्रायो का तो निर्माण करते हैं, उसी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके अंदर है ना फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद में भ्रूण यानी एम्ब्रायो का निर्माण होता है, और ये बच्चे स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं। लेकिन इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जैसे जो आपके कॉम्प्लेक्स वस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, वो नहीं पाए जाते हैं। साथ ही इनमें बीज का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो भी नहीं होती। अब आप कहोगे सर बीज नहीं होता, सीड नहीं होता, तो सर रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? अभी तो बताया कि इनके अंदर बच्चे स्पोर बनते हैं, ये रहा स्पोर बनते हैं। स्पोर क्या होती है? छोटी छोटी सेल होती हैं जो कि आपकी इनकी बॉडी से निकल करके बिखर जाती हैं, जहां भी जाकर के जमीन को छुएंगी, कहीं पर भी छुएंगी तो वहीं पर एक नया प्लांट आपका इनकी कैटेगरी का बन जाता है। तो सीड नहीं होता, याद रखिएगा आज के बाद में। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई, क्या कहता है आप सभी को, निम्नलिखित लक्षणों में से ब्रायोफाइटा किस लक्षण में हरित शैवाल से अलग है? इसने कहा भाई जो ब्रायोफाइटा कैटेगरी के प्लांट है ना, वो आपके ग्रीन एल्गी जो होते हैं ना, उनसे कैसे डिफरेंस है, उन दोनों के अंदर क्या चीज डिफरेंट है? क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन पूछा है इसने, तो इसका मतलब ये है कि सर सिमिलरिटी बहुत सारी होंगी। और जो बच्चा सीरियस है अपनी प्रिपरेशन के प्रति, तो सुन लो, अपनी एक अलग से नोटबुक बना लो, और आज तुम्हें एक थोड़ा सा होमवर्क देता हूं कि मेरे भाई आप लोगों को ये जो ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा और बच्चे ये जो ग्रीन एल्गी, इनके अंदर आप सभी को कम से कम 5 सिमिलरिटी लिखनी है। कौन सी 5 सिमिलरिटी होती हैं? यहाँ इस क्वेश्चन में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ का अंतर होता है। देखो भाई एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए, क्या कहा जा रहा है। देखो ब्रायोफाइटा और जो ग्रीन एल्गी होते हैं ना, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही समान रूप से होते हैं। देखो सिमिलरिटी कुछ तो यही मिल गई। लेकिन उनके जो गैमेटेंजिया है ना, गैमेटेंजिया मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन करने वाले अंग जो हैं, उनकी स्ट्रक्चर में बड़ा डिफरेंस होता है। ब्रायोफाइटा के अंदर जो जनन अंग होते हैं ना बच्चे, क्या बोलते हैं उनको हम? एंथेरिडिया और आर्किगोनिया। यानी फीमेल जो ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए आर्किगोनिया, मेल जो ऑर्गन होता है उसको एंथेरिडिया कहा जाता है। इनके अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, और उसके चारों ओर कुछ स्ट्राइल सेल पाई जाती हैं, और बच्चे वो क्या करते हैं? वो सुरक्षा देते हैं आपकी, जिनको स्ट्राइल जैकेट बोलते हैं, उसका आवरण होता है। इसके विपरीत जो एल्गी होते हैं ना, शैवाल, उनके अंदर जो जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना बच्चे, वो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, याद रखना। लेकिन ध्यान रखना, जो कारा आपका शैवाल है ना, उसको छोड़ के, वो एक्सेप्शन है इस बात का। तो उनके अंदर ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं ना, स्ट्राइल जैकेट, ये भी नहीं होती है। तो ये मेन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। क्या चीज सेम नहीं है वो मैंने बता दी आज के बाद में। उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे याद रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? असंवहनीय यानी नॉन वस्कुलर, जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं हो, लिखा भी हुआ है नॉन वस्कुलर, सीड एवं जटिल उत्तकीय संरचना रहित। दूसरी बात, जटिल उत्तक मतलब कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी उनके अंदर रहित मतलब ना हो। युग्मकोद्भिद पादप, युग्मकोद्भिद मतलब गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेट मतलब जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट होता है, और जिसके अंदर गैमेटोफाइट प्लांट हैं, और उनके अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाई जाती है। कहोगे सर ये क्या मतलब है? भाई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने समझाया था ना कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लाइफ साइकिल में एक बार उनके लाइफ साइकिल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उनका रिप्रोडक्शन जो है ना वो स्पोर नाम की सेल से होता है। फिर वो अपने आप को ऐसा चेंज करते हैं कि अगली स्टेज में उनके जीवन के अंदर उनको रिप्रोडक्शन करना है तो फिर गैमेट के रूप में करेंगे, यानी गैमेट के द्वारा करते हैं। तो बच्चे ऐसा प्लांट का नाम बताना जिसमें सारी खास बातें हों। यहाँ पर मॉस दे रखा, फर्न दे रखा, मशरूम दे रखा, शैवाल दे रखा, ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर क्या होगा बच्चे? देखिए मॉस। मॉस जो है ना ये ब्रायोफाइटा कैटेगरी का मेंबर होता है। ये प्लांट असंवहनीय यानी नॉन वस्कुलर होते हैं, यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, इनमें वास्तविक बीज भी नहीं बनते, और इनके जो शरीर की संरचना है ना बहुत सिंपल होती है। सिंपल मतलब थैली की जैसी स्ट्रक्चर होती है, थैली एक बैग के जैसी संरचना होती है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती कि रूट शूट लीफ ऐसा अलग अलग कुछ भी नहीं होता बच्चे इनके अंदर, है ना। तो मॉस के जीवन चक्र में
आपको पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसमें प्रमुख अवस्था, उसमें एक अवस्था क्या होती है, अगुणित गैमेटोफाइटिक युग्मकोद्भिद, मतलब युग्मक मतलब गैमेट, जिसकी मेन स्टेज है ना वो गैमेट वाली होती है। और सेकेंडरी स्टेज, इसके जीवन में एक और स्टेज आती है, वो आपकी होती है बीजाणुभिद यानी स्पोरोफाइट, यानी स्पोर के द्वारा जिस अवस्था में प्रजनन करता है। ध्यान रखना, तो यही आपका आंसर था, यही बात आपको समझनी थी बच्चे। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन तो करने ही हैं, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐसी तैयार की है आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को एक क्वेश्चन करते करते उसी के बारे में जितनी भी रेलिवेंट बातें हैं ना, वो बातें आपको एक्सप्लेनेशन से ही क्लियर हो जाएंगी। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चन आप सभी थोड़ा टाइम बाद देखोगे कहाँ से लिए गए हैं, मैं आपको वो भी सोर्स बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो। अगर देखो, अगला क्वेश्चन है बीजाणु यानी जो स्पोर्स हैं बच्चे, उन स्पोर्स के निर्माण के बिना ही बीजाणुभिद से युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति कहलाती है। लो भाई, इसने कहा यार देखो, अभी तुम लोग पढ़ के आए होगे कि भाई प्लांट की, मान लो कोई प्लांट है जैसे मोस था, उसमें आपको उसके जीवन में 2 स्टेज देखने को मिलती हैं कि भाई एक बार तो वो स्पोर उत्पन्न करता है, और जब वो स्पोर उत्पन्न करेगा ना, तो उस स्पोर से अब वो फिर से जन्म लेगा, और अब वो ऐसा प्लांट बनेगा जिसके अंदर गैमेट्स बनते हों, जिसके अंदर युग्मक बनते हों। इसने कहा भी प्लांट बताओ, कई बार कुछ प्लांट में ऐसा भी होता है कि ये जो स्टेज है ना, जो स्पोर बनाती है, ये बिना स्पोर बनाए ही ये आपकी गैमेट वाली अवस्था में पहुंच जाए। बिना स्पोर का निर्माण किए ही कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने आप को गैमेट वाली स्टेज तक ले जाते हैं। तो इस घटना को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा हम सबके द्वारा? देखिए बच्चे, इसको क्या बोलेंगे? इसको कहा जाता है हमारे द्वारा, यहाँ पर देखिए साफ साफ आप सभी के सामने लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, यस, एपोस्पोरी, देखो कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, ये रहा एपोस्पोरी यानी अपबीजाणुता। इसको क्या कहते हैं? एपोस्पोरी यानी अपबीजाणुता कहा जाता है बच्चे। जब एक स्पोरोफाइट कोई प्लांट है, उसकी किसी कायिक सेल, कायिक मतलब उसकी बॉडी की कोई भी सेल, देखो 2 प्रकार की सेल होती हैं, एक कायिक सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। जहां भी कायिक शब्द आ जाए ना, समझ जाना सोमैटिक, सोमैटिक मतलब हमारी देह। अच्छा, एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल। 2 ही प्रकार की सेल एग्जिस्ट करती है हमारी बॉडी में, एक सोमैटिक, एक रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मतलब जिनकी सहायता से हम प्रजनन करते हैं, उसके अलावा अपनी बॉडी में जितनी भी सेल हैं सारी सोमैटिक होती हैं। तो ये क्या होता है कि जब एक कोई भी स्पोरोफाइट प्लांट है ना, उसकी कायिक कोशिका, उसकी सोमैटिक सेल से सीधा ही क्या हो जाए, गैमेटोफाइट प्लांट का निर्माण हो जाए। मतलब वो अपनी बॉडी की, देखो करना तो ये चाहिए था कि स्पोरोफाइट प्लांट है ना, उसको स्पोर बनाना चाहिए था, फिर स्पोर से वो गैमेट वाली बॉडी बनती उसकी। लेकिन उसने क्या किया, स्पोर तो बनाया ही नहीं, अपनी बॉडी की किसी दूसरी सेल से ही सीधा उसने गैमेटोफाइट अवस्था में पहुंच गया, गैमेट बना दिया बच्चे। तो ये घटना क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं एपोस्पोरी कहा जाता है बच्चे। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं है? ध्यान रखना इस बात को। ओके सर। और इसके विपरीत जो घटना होती है ना, कि अगर कोई प्लांट गैमेटोफाइट है, गैमेट वाली स्टेज में है, और वो सीधा ही स्पोरोफाइट स्टेज में चला जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपयुग्मन यानी एपोगैमी कहा जाता है। स्पोर से, स्पोरोफाइट स्टेज से गैमेटोफाइट स्टेज पे चला जाए बिना स्पोर बनाए, ये पहली कंडीशन थी। इसको क्या कहा था हमने? एपोस्पोरी। अगर गैमेटोफाइट प्लांट बिना ही गैमेट के फ्यूजन के और स्पोरोफाइट अवस्था में चला जाए, उसको क्या कहेंगे? अपयुग्मन, एपोगैमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना मेरे भाई साहब, स्टार कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इतनी बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर में। सारे क्वेश्चंस इस बुक में हैं। जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैंने आप सभी के लिए एक बहुत शानदार ये संकलन, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों का, ऐसे ऐसे हजारों क्वेश्चनों का यूनिट वाइज मैंने संकलन किया है, बुक बनाई है आप सभी के लिए। ये बुक है भाई, संसारम एप्लीकेशन पे मिलेगी। भारत के किसी भी कोने में हो आप, कहीं भी हो, ऑर्डर करोगे एप्लीकेशन से, आपके घर पे मिलेगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को प्रिपरेशन करनी है, पहले कंसेप्ट सीखने हैं, तो आ जाओ भाई। ये कंसेप्ट के लिए आरंभ बैच है आप सभी के बॉटनी वाले बच्चों का। जो अभी आपका एग्जाम है, एग्जाम को टारगेट करके सिलेबस चलेगा, चल रहा है और चलता रहेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज कंसेप्ट, पेपर 1 पेपर 2 दोनों चीजें इसके अंदर कवर होंगी।
और बहुत सारे एमसीक्यू बैच के अंदर प्रैक्टिस कराऊंगा। बैच भी आपको संसारम एप्लीकेशन पे ही मिलेगा बच्चे। हम आते हैं अपने काम की बात पे। अब छठे क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है। एक यहाँ पे लिखा है स्त्रीधानी। सर स्त्रीधानी का मतलब, ये इसका मतलब आर्किगोनियम। अभी बताओ, थोड़ी देर पहले कहा था मैंने कि मेरे भाई आर्किगोनियम का मतलब क्या होता है। आर्किगोनियम का मतलब होता है सर, सिंपल सी बात है, फीमेल जो ऑर्गन होता है रिप्रोडक्शन के लिए। एंथेरिडिया बताया था थोड़ी देर पहले, आर्किगोनियम कहा था। एंथेरिडिया मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसने कहा स्त्रीधानी यानी आर्किगोनियम की प्रेजेंस, उपस्थिति एक समान लक्षण है। किस किस के अंदर होता है ये भाई, यहाँ पर 3-3 4-4 कैटेगरी के प्लांट लिख रखे हैं और पूछा एक बताओ जो आपकी आर्किगोनियम इनमें से किस किस में होती है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे भाई ये देख लो सी वाला, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। यही हमारी यूनिट का भी नाम था, तो ऑब्वियस ही बात है सर, यही सही आंसर है हमारा। अब थोड़ा सा जान लो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ बातें जान लो आप सभी जरा। स्त्रीधानी या आर्किगोनियम जो है बच्चे, एक फ्लास्क के शेप का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों ग्रुपों में पाया जाता है। इसी समानता के कारण इन तीनों समूहों को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, इनको हम लोग आर्किगोनिएट्स भी बोलते हैं। देख लो, बहुत जरूरी बात है, यहीं से निकलते हैं क्वेश्चन। ये जो आर्किगोनिएट शब्द आ गया ना मेरे भाई, एग्जाम में बच्चों को याद नहीं आता दूर दूर तक कि आर्किगोनिएट्स किसको कहा जाता है। आर्किगोनिएट्स ये 3 जो कैटेगरी के प्लांट है ना, इनको ग्रुप, इनके ग्रुप को बोलते हैं कि सारे मिलाकर के क्या है, आर्किगोनिएट्स हैं। मतलब इनके अंदर क्या होता है, आर्किगोनियम होता है बच्चे, समझ गए। चलिए, और एंजियोस्पर्म के अंदर ध्यान रखना स्त्रीधानी नहीं पाई जाती है, वहां पे इसकी जगह पे भ्रूणकोश यानी एम्ब्रायोसैक होता है, ये भी याद कर लो मेरे भाई। अच्छा, जो शैवाल यानी एल्गी होते हैं और फंगस होते हैं, वहां पे रियल आपका आर्किगोनियम यानी स्त्रीधानी नहीं होती है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ था। फिर आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका कौन सी है बच्चे। द लास्ट सेल ऑफ द गैमेटोफाइटिक स्टेज इन ब्रायोफाइटा। भाई ब्रायोफाइटा के अंदर जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ना, उसमें उनके अंदर जो लास्ट जो सेल बनती है, लास्ट सेल कौन सी बनती है, ये आपसे जस्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो देख लो मेरे भाई, लास्ट कौन सी बनेगी, ध्यान से देखिएगा। वैसे आपका आंसर आ चुका होगा, मुझे पता है इस बात का। देखो, ब्रायोफाइटा का जो जीवन चक्र है ना, उसमें जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है, वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब जैसे हमारे अंदर हमारे कुछ सेल में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, मतलब आधी होती है, तो हैप्लॉइड बोलते हैं। कुछ में 46 होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं, तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही गैमेटोफाइट पीढ़ी जो है अगुणित होती है। ये पीढ़ी स्पोर से शुरू होती है और युग्मक यानी गैमेट्स जैसे शुक्राणु और जो अंडाणु होते, इनके निर्माण के साथ में समाप्त होती है। जब इन युग्मकों का संलयन होता है तो पहली द्विगुणित कोशिका जाइगोट यानी युग्मनज बनती है, जो कि आपका स्पोरोफाइट पीढ़ी की मात्र कोशिका होती है। इसलिए जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ना, उसकी अंतिम सेल कौन सी होती है बच्चे, अंतिम उसकी परिणति युग्मकों का निर्माण ही है, जिसके बाद अगली पीढ़ी शुरुआत हो जाती है। तो सही आंसर अपना क्या आ जाएगा, युग्मक। युग्मक यानी हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गैमेट। गैमेट भाई, गैमेटोफाइट स्टेज की अंतिम सेल गैमेट, स्पोरोफाइट स्टेज के अंतिम सेल स्पोर, उसी से तो आगे प्रजनन होगा। प्रजनन के बाद तो फिर नई पीढ़ी शुरू हो जाती है। ठीक है सर, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा। देख लेते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके जो स्पोर है ना वो गैमेटोफाइट का उत्पादन करते हैं, उनके जो आपका जाइगोट है वो मियोसिस द्वारा विभाजित होता है, उनके अंदर वस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा है तो आपसे पूछा क्या है, एक बार देख ले। कथन असत्य बोला भाई, तो असत्य वाली बात देखी जाए, 4 बातें थी। फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है,
और गैमेटोफाइट अर्धसूत्री विभाजन, ये गड़बड़ है भाई, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन तो गैमेट बनने के टाइम पे हो लेता है। हमारे अंदर भी तो ऐसा ही है, हमारा गैमेट एक बार बन जाता है तो गैमेट बनने के बाद थोड़ी मियोसिस होता है, फिर तो मेरे भाई क्लीवेज स्टेज आती है यानी फिर तो आपका माइटोसिस प्रोसेस होती है। तो ये ध्यान रखना, सी वाला जो ऑप्शन है यही गलत है आपका। ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप लोग पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। स्टोनवर्ट, हॉर्नवर्ट और क्लब मॉस और बॉग मॉस किससे संबंधित हैं भाई? क्या ये सारे के सारे अलग अलग वंश, अलग अलग फैमिली से हैं, मतलब अलग अलग स्पीसीज से हैं, जेनेरा से हैं, और अलग अलग बच्चे क्या हैं, अलग अलग ये फैमिली से हैं? क्या ये क्या ये 2 जेनेरा और 2 फैमिली से हैं? 4 प्लांट के नाम लिखें, कंफ्यूज मत होना। आपसे यहाँ ये पूछना चाह रहा कि आप ये बताओ कि सारे के सारे प्लांट क्या अलग अलग जेनेरा, अलग अलग वंश के अंतर्गत आते हैं, या फिर सारे के सारे 2 जेनेरा के अंतर्गत आते हैं, 3 जेनेरा के अंदर आते हैं, या 8 जेनेरा के अंदर आते हैं? भी 8 तो प्लांट है ही नहीं, तो 8 तो जेनेरा, 8 वंश तो नहीं हो सकते। अब ये जेनेरा, स्पीसीज, फैमिली, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो ना मेरे भाई, ये तो छोटी क्लास में ही पढ़ लिया होगा आपने, जो क्लासिफिकेशन की यूनिट आपने पढ़ी होगी तब। तो ये मेरे भाई सभी अलग अलग है, तो आपका बी आंसर होगा, 4 वंश वगैरह के अंदर आते हैं। तो ज्यादा नहीं सोचना, सभी अलग अलग हैं, तो ऐसे ही बोलोगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रायोफाइटा में अलैंगिक मेथड से आपका मोड होता है, प्रजनन होता है? Which of the following is an asexual mode in Bryophyta? मतलब ब्रायोफाइटा प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इनमें से किस मेथड से करते हैं भाई? ये कलिका सर्जन यानी बडिंग मेथड से करते हैं, मुकुलन से करते हैं, या स्पोर उत्पन्न करने से करते हैं? तो भाई यहाँ तो फिर ये सभी से ही करते हैं, तो आंसर डी देना पड़ेगा आपको। उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, इन सभी से ही कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। ये दोनों ऑप्शन तो आपके सिमिलर ही हैं, बडिंग ही बोला जाता है इनको। ये बीजाणु उत्सर्जन, स्पोर उत्पन्न करके भी कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, डी आ जाएगा, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा निम्नलिखित में से रिक्सिया नाम के बारे में पूछा है, ठीक है। रिक्सिया की कौन सी स्पीसीज जलीय होती है? रिक्सिया नाम का जो प्लांट है, इसकी एक्वेटिक कौन सी जाति का प्लांट होता है बच्चे, वो बताइए। कहीं ना कहीं देखना आपको लिखा मिलेगा, ये क्रिस्टेलाइना, हिमालयनसिस, डिस्कलर, प्लूटेंस कौन सी होती है? तो लास्ट वाला हमारा है सर प्लूटेंस। रिक्सिया, वैसे इसको सिंपली देखो, नाम से ही देखो, प्लूटेंस, फ्लोट करना, तैरना, पानी से संबंध है तैरने का। तो ये एक्चुअली में क्या होता है बच्चे, रिक्सिया की ही क्या होती है, एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से जलीय स्थानों में पाई जाती है, पानी की सतह पे तैरती हुई या कभी कभी कीचड़ के अंदर डूबी हुई अवस्था में भी देखी जा सकती है, ठीक है। बाकी के जो प्लांट होते हैं इस कैटेगरी के, वो स्थल पे पाई जाते हैं, ये पानी वाले स्थान पे पाई जाती है। तो यूनिक बात है, आज के बाद इसका रट्टा मार लियो भाई। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्रायोफाइट्स में सबसे सिंपल जो गैमेटोफाइट है ना, किस में पाया जाता है? रिक्सिया में होता है भाई। सबसे सिंपल प्रकार का जो स्पोरोफाइट है ना, वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट जो बच्चों ब्रायोफाइटा, कौन से ब्रायोफाइटा में पाया जाता है? सर यही आंसर है जो पिछले क्वेश्चन में जिसके बारे में, रिक्सिया का जो बीजाणुभिद होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, वो ब्रायोफाइटा में सबसे सिंपल माना जाता है। इसके अंदर फूट, सीटा, इन सारी चीजों का अभाव होता है, और ये केवल एक गोलाकार का कैप्सूल ही होता है। ये कैप्सूल पूरी तरह से आपका गैमेटोफाइट के टिश्यू के अंदर धंसा रहता है, और इसमें कोई भी आपकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, और इलेटर्स भी नहीं पाए जाते हैं बच्चे। ये केवल बीजाणु और कभी कभी कुछ आपकी जो नर्व सेल होती हैं उस प्रकार से मौजूद रहता है। दैट्स इट। समझ गए बात को? ओके सर। अब ये सीटा क्या है, इलेटर्स क्या है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कहोगे नहीं सर फिर आप क्या करने आए हो? चिंता मत करो, अलग अलग क्वेश्चन में ये भी आएंगे। सीटा, इलेटर्स क्या चीज़ होती हैं, कौन सी ट्यूब किसको जोड़ के रखती है। वैसे बैच के अंदर आप सभी ने कंसेप्ट सीख भी लिया होगा, लेकिन अपने अपने जगह पे आते रहेंगे। यहाँ हमारा मेन विषय इनको पढ़ना नहीं था, मेन विषय था उसका रीजन जानना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 13 नंबर। जो रिक्सिया है ना आपका प्लांट, उसका एक पूरी तरह से मैच्योर जो स्पोरोफाइट होता है, उसमें जो स्पोर का ग्रुप होता है वो किससे घिरा होता है? फिर से समझ लो, पूरी तरह से मैच्योर यानी
पूरी तरह से डेवलप स्पोरोफाइट, किसका, रिक्सिया का। उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं ना, वो किससे घिरे होते हैं, इनमें से कौन सी लेयर से घिरे होते हैं, ये आपसे पूछा है। यानी उनको चारों तरफ से घेरने वाली कोशिका का नाम बताओ। पहले दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था आप सभी ने, वही आंसर होगा। देखिए, एक याद है आपको, जैकेट का जिक्र किया था, स्ट्राइल जैकेट का जिक्र किया था मैंने, पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही किया था, वही आंसर है। तो देखो, रिक्सिया का जो गैमेटोफाइट है ना, जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसके जो स्पोर्स है ना, एक सुरक्षात्मक परत के अंदर बंद होते हैं, जिसको हम लोग जैकेट कहा जाता है। ये जैकेट जो है, ये सिंगल सेल वाली सेल से बना होता है। हालांकि मैच्योरेशन के अंतिम स्टेज के अंदर ये जैकेट और आपका जो कैलिप्ट्रा है, उसकी भीतरी परत नष्ट हो जाती है, जिससे आपके बीजाणु फिर कैप्सूल की गुहा से स्वतंत्र होकर के बाहर आ जाते हैं और फिर अपना आगे प्लांट के डेवलप करवाते हैं। 40 नंबर पे आ जाओ भाई। किस पौधे के जो स्पोर्स है ना, स्पोर्स बीजाणु चतुष्क, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड भाई, ऑब्वियस ही बात है, हमने भी कई बार देखा है, जब हमारे स्पर्म सेल भी बनती हैं तो ऐसे टेट्राड फॉर्मेशन होती है ना। यहाँ भी वही चीज है। इसने कहा किस प्लांट का जो स्पोर टेट्राड है, उसकी अरेंजमेंट जो है वो आइसोबाइलेटरल होती है। आइसोबाइलेटरल किसके अंदर होती है, आइसोबाइलेटरल मतलब ये आइसोबाइलेटरल, किसी भी तरफ से देखो दो इक्वल पार्ट में काटती हो, तो किसके प्लांट के अंदर जो स्पोर होता है ना, उसके अंदर आइसोबाइलेटरल स्ट्रक्चर पाई जाती है। आपको ये बताना है, आंसर वही रहेगा जो अब तक पढ़ते आए हो, पेलिया एपिफाइला। इसमें जो आपका स्पोर टेट्राड है ना, उसकी फॉर्मेशन के दौरान जो आपके स्पोर्स की व्यवस्था होती है वो आइसोबाइलेटरल देखी जाती है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आप सभी को क्या कह रहा है, थैलस। थैलस क्या होता है, थैलस बॉडी ही है, कुछ प्लांट की बॉडी। हम जैसे प्लांट अपने सामने मैच्योर और बहुत ज़्यादा डेवलप प्लांट देखते हैं ना, हर एक प्लांट की बॉडी ऐसे नहीं होती, कुछ कुछ प्लांट की बॉडी बहुत थैली की जैसे छोटी सी कम डेवलप होती है। तो थैलस लिखा वहाँ पे, थैलस बोलते हैं। थैलस निम्नलिखित में से किसमें ऊपरी प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र तथा नीचे संचय क्षेत्र में विभेदित होता है। क्या लिख दिया सर, समझो। इसने कहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थैलस डिफरेंशिएटेड इनटू एन अपर फोटोसिंथेटिक रीजन। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका जो थैलस यानी जिसकी जो बॉडी होती है, उसकी आउटर लेयर जो है वो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, और नीचे वाला हिस्सा वो चीजों को, फूड को, मटेरियल्स को स्टोर करने वाला होता है। तो इनमें से किस किस में ऐसी चीजें होती हैं, ये ऑप्शन कुछ आपके सामने दे रखे, रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरोस। अब आंसर क्या आएगा बच्चे, रिक्सिया और मार्केंसिया। इनके थैलस जो है, इनको स्पष्ट रूप से दो क्षेत्रों में बटे होते हैं। ऊपरी हिस्सा फोटोसिंथेसिस करता है और नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो स्टोर करता है। दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसमें जो स्पोर होते हैं वो मातृ कोशिका यानी मैटरनल सेल तथा इलेटर्स मातृ कोशिका एक ही पीढ़ी में होते हैं। क्या लिख दिया सर, इसने बोला भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल प्रेजेंट इन द सेम जनरेशन। स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल दोनों ही प्रकार की जो सेल है वो एक ही जनरेशन में होती है। अभी समझना पड़ेगा थोड़ा आपको, आओ एक्सप्लेनेशन पे सीक्वेंस में बताता हूं। देखो भाई, फ्रूलेनिया जो है ना, इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल है और जो इलेटर मदर सेल है, ये दोनों है ना, इसकी जो स्पोरोसाइट जनरेशन होती है उसी का हिस्सा होते हैं। इसमें जो कैप्सूल के अंदर आर्किस्पोरियम से इन दोनों कोशिकाओं का विकास होता है। जो आपकी स्पोर मैटरनल सेल है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लॉइड बीजाणु बनाती है, और इलेटर्स क्या करते हैं, इन मातृ कोशिकाओं को, कोशिका बिना विभाजन के सीधे इलेटर्स में बदल जाती हैं, जो बीजाणु के बिखरने में सहायता करती हैं। इलेटर्स क्या करते हैं, इलेटर्स एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जहां पर स्पोर होते हैं उस स्पोर वाला जो हिस्सा है उसको प्लांट की मेन बॉडी से जोड़ के रखते हैं, और जब स्पोर के बाहर निकलने का टाइम आता है तो स्पोर के बिखरने में सहायता करते हैं। तो फ्रूलेनिया के बारे, प्लांट के बारे में ये बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका नेचर एन एक्रोगाइनस है।
एन एक्रोगाइनस नेचर का इनमें से कौन सा प्लांट है? पोरेला है, पेलिया है और पोगोनेटम है और फ्लेनिया है। समझ जाओ भाई, पेलिया की जो नेचर है एन एक्रोगाइनस होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि सर जिसके अंदर कि इसमें जो स्त्रीधानी है ना आर्किगोनियम, उसका विकास इसकी जो ब्रांच है उसके शीर्ष यानी एपेक्स की कोशिकाओं से नहीं होता, जिससे कि पौधे की निरंतर वृद्धि शीर्ष कोशिकाओं द्वारा बाधित नहीं होती है। इसके विपरीत एक्रोगाइनस प्लांट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे पोरेला नाम का प्लांट है, उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट सेल होती है ना, वो स्वयं ही आर्किगोनिया बन जाती हैं। और आर्किगोनिया बन गया भाई, प्लांट की सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली सेल तो सबसे ऊपर वाली होती हैं, वो आर्किगोनिया बन गई, ग्रोथ रुक गई। लेकिन एन एक्रोगाइनस प्लांट वे होते हैं जिनमें टॉप मोस्ट सेल हैं वो आर्किगोनियम नहीं बनती, तो उनकी ग्रोथ नहीं रुकती, ग्रोथ ज्यादा करते हैं। चलो भाई, तो यहां से समझ में आ गई बात ये किसके अंदर होती है? पेलिया के अंदर होती है। अगले पे आ जाओ, किस स्पीसीज में सीटा, देखो आ गया ना, अब इसका ही पता लग जाएगा क्या चीज होता है। किस जाति के प्लांट में सीटा मैच्योर होने पर 50 mm तक लंबा और लगभग ट्रांसपेरेंट हो जाता है? कौन से प्लांट में? समझते हैं सर, पहले तो क्या चीज है ये। देखो भाई, पेलिया जो प्लांट है ना, उसकी जो स्पोरोफाइट स्टेज है उसमें जो सीटा है वो बहुत तेजी से वृद्धि करता है, और मैच्योरेशन के समय पे वो लगभग 50 mm लंबा और सफेद और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये आपका जो ग्रोथ कैप्सूल है उसके फटने से ठीक पहले होता है। कहोगे सर ग्रोथ कैप्सूल, भाई स्पोरोफाइट स्टेज है, स्पोर्स को निकलना पड़ेगा। स्पोर्स तब निकलेंगे जब वो कैप्सूल फूटेगा। कैप्सूल फूटने के लिए उसके आसपास की कोई ना कोई चीज तो एकदम से ग्रोथ करेगी, तभी तो कैप्सूल फूटेगा। तो यही वो आपके स्ट्रक्चर होती है। ये क्या ठीक पहले होता है, ताकि जो आपके बीजाणु है ना वो थैलस की सरफेस से ऊपर उठकर हवा के माध्यम से दूर दूर तक फैल जाएं। तो पेलिया के अंदर सीटा का इतना लंबा होना इसके बीजाणु प्रकीर्णन मतलब स्पोर्स के फैलने की एक विशिष्ट रणनीति होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके सर, 90 नंबर पे आ जाओ भाई। इनमें से कौन सा जो एल्गी है और टेरिडोफाइट के बीच में एक कड़ी मानी जाती है? मतलब कौन सा प्लांट इनमें से ऐसा है जो ना तो पूरी तरह से एल्गी है और ना ही पूरी तरह से टेरिडोफाइट है, उनके बीच का डेवलपमेंट है उसके अंदर, इन दोनों की बीच की स्टेज में पाया जाता है, उसको बोलते हैं एंथोसिरोस कहा जाता है। बच्चे याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा बच्चे, निम्नलिखित में से किसमें हरी शैवाल तथा लोअर वस्कुलर प्लांट के लक्षण पाए जाते हैं? भाई इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि ग्रीन एल्गी की जैसी प्रॉपर्टी भी रखता है और आपके वस्कुलर टिश्यू वाले लक्षण भी रखता है? कौन से प्लांट को हम लोग दोनों की कैटेगरी में रखते हैं? ये भी बच्चे पहले वाला क्या था भाई? एंथोसिरोस। ये हरी शैवाल जैसे भाई दोनों टेरिडोफाइट और एल्गी, इनके बीच की कैटेगरी का मतलब यही तो है कि उसकी तरह से थोड़े बहुत वस्कुलर टिश्यू भी होंगे और इसकी तरह से बच्चे इसके अंदर जो आपके शैवाल की तरह से थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उससे मिलती जुलती भी होंगे इसके अंदर। तो ये एंथोसिरोस को ही हम लोग बोलते हैं। उस ब्रायोफाइटा का नाम बताओ जिसके गैमेटोफाइट में जो इंटरसेलुलर म्यूकस कैविटी में ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। सीधी सी बात, उस ब्रायोफाइटा का नाम बताओ जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है। क्या नाम है उसका? नाम भी है एंथोसिरोस। उसका नाम भी यही है सर, एंथोसिरोस। इसकी जो थैलक के अंदर म्यूसिलेज सेल होती हैं और उस म्यूसिलेज कैविटी होती हैं, उसी कैविटी के अंदर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नोस्टॉक वगैरह आपको सिम्बायोटिक रिलेशन बना करके मिलते हैं, सहजीवी संबंध बना करके मिलते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिनसे जो एंथोसिरोस प्लांट होते हैं इनको बेनिफिट होता है अपना जीवन जीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, गैमेटोफाइट जो सेल होती हैं उसमें एक ही हरित लवक की उपस्थिति इनमें से किस ब्रायोफाइटा का लक्षण है? ये क्वेश्चन शायद पिछले यूनिट में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था आप सभी के सामने। किसका लक्षण है ये भी एंथोसिरोस का लक्षण, ध्यान रखना। एंथोसिरोस आप क्वेश्चन से सीख जाओगे और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब भाई आप सभी के सामने ये रहा पुनधानी, एक था स्त्रीधानी
ये है पुनधानी। स्थिधानी मतलब आर्किगोनियम, पुनधानी मतलब एंथेरिडियम, लिखा भी मिलेगा, ये रहा। पुनधानी कोष्ठ मतलब एंथेरिडियम वाला जो चैम्बर है उससे होती हुई एक पुनधानी गुच्छे में दिखाई देती है, और वे ऐसे चैम्बर में जिसकी छत 2 कोशिका परत मोटी होती घिरी होती है, ये कौन से वंश की निशानी है? इन ए सेक्शन थ्रू एन एंथेरिडियल चैम्बर, एंथेरिडिया अपीयर्स इन क्लस्टर एंड आर एनक्लोज्ड इन ए चैम्बर वूज रूफ इज 2 सेल लेयर थिक, देयर वुड बी, कौन सी कैटेगरी होगी? एंथ्रोसिस ही होगा बच्चे। इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जो एंथेरिडिया है ना, वो थैलस की ऊपरी सरफेस पर मौजूद होती है ना, उसके भीतर ही विकसित होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी आपसे बोली, और इनकी संख्या ही बहुत सारी होती है, 2 से 25 के आसपास तक संख्या हो सकती है एंथेरिडिया की। इसने यही बोला गुच्छे में, क्लस्टर में तो 2 से 25 की संख्या होती है, ऊपरी सेल पे होती है, और ऊपरी सेल 2 सेल की मोटाई वाली होती है। तो ये आपके एंथोसिरोस के बारे में ही बात दी गई है। फिर बच्चे अगली चीज आप सभी के सामने है, मैच करना है वाल्व की संख्या के आधार पे। रिक्सिया में कितने होते हैं, एंथ्रोसिस में कितने होते हैं, पेलिया में कितने, मार्केंसिया में कितने, वही बात है। तो देखो भाई, ब्रायोफाइट्स जो है ना, उनमें कैप्सूल का स्फुटन अलग अलग प्रकार से होता है। ये डेहिसेंस नाम लिखा हुआ, स्फुटन लिखा है। स्फुटन का मतलब क्या है? जिस कैविटी के अंदर जो सेल हैं, जैसे स्पोर्स हो गई, गैमेट्स हो गए, जिस कैविटी के अंदर है वो फटेगा। जैसे टमाटर है, टमाटर पकने के बाद फट जाता है ना, तो ऐसे ही यहाँ भी स्फुटन शब्द का यूज ऐसे ही किया कि ब्रायोफाइट के अंदर भी जो कैप्सूल है उसका डेहिस्किन्स अलग अलग तरीकों से होता है। रिक्शिया के अंदर कोई वाल्व नहीं बनता, इसका कैप्सूल थैलस के गलने से अपने आप मुक्त हो जाता है। एंथोसिरोस के अंदर इसका कैप्सूल ऊपर से आधार की ओर 2 वाल्व में फटता है। पेलिया का कैप्सूल स्पष्ट रूप से 4 वाल्व में फटता है और अपने अपने सेल को छोड़ता है। मार्केंसिया में कैप्सूल का स्फुटन अनियमित होता है, तो कई छोटे छोटे, सामान्यतः 4 से अधिक में होता है। तो यही इसी आधार पे यहाँ पर ये आपको मैच करने थे। डी वाले ऑप्शन में सारे मैच बी वाले ऑप्शन में किए गए, ध्यान रखना। फिर एक और बच्चे, यहाँ पे कुछ आपको ऑर्गेन्स के नाम दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से किसकी खास बात है। देखो भाई, पहले तो जब भी कभी ऐसे मैच करने वाले क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले तो आप ऐसा काम किया करो कि आपको जो आता है उसको ढूंढा करो। भाई चलो पेरिस्टोमा आपने पढ़ा हुआ तो आप लगा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये विषम जाली का जो है ये भी लगा सकते हो। राइजोइड्स आपने पढ़ा है, राइजोइड्स तो आपने बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा। ये सब ने पढ़ा है। हिट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आती हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है इनमें से? नोस्टॉक तो सबने पढ़ा है। तो आप कह सकते हो सर डी वाला तो हमें लग रहा है कि सर इसके साथ में मैच हो जाएगा, तीसरे के साथ में, मतलब इस वाले के साथ मैच हो सकता है सर, तीसरे वाले के साथ में। बस तो एक मैच करके देख लो, डी वाले के साथ तीसरा एक ही ऑप्शन में है, वही आंसर हो जाएगा आप सभी का, ए आंसर हो जाएगा, बाकी अपने आप मिल जाएंगे। चलो भाई, तो ये थे अपने क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस चलते रहेंगे। अपनी एप्लीकेशन के ऊपर बैच में क्लासेस चलती रहेंगी, वहाँ से कंसेप्ट सीखते रहो, यहाँ से एमसीक्यू चलते रहेंगे। आपके पेपर से पहले आपको पूरे सिलेबस के, चिंता ना करें, कई बार कई सीरीज चला करके आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। कम से कम भी 4 सीरीज तो आपकी चलनी ही चलनी है। ये पहली सीरीज चल रही है, अभी उतनी तेज नहीं होगी, अभी ऐसे ही आपका वीकली 2 या 3 लेक्चर आते रहेंगे। लेकिन जैसे ही सिलेबस बच्चों का जैसे जैसे कंप्लीशन की ओर है, कंप्लीट होते ही साथ फिर हमारे पास लास्ट का जो 1 महीना बचेगा उसमें तो रोज ही सेशन मिलेगा। फिर तो 2-3 सीरीज लगातार हम 1 महीने के अंदर चला देंगे। जैसे आपको पहले एमपी सेट वाले एग्जाम में जैसे कम से कम 2.5 महीने मैंने पढ़ाया था, आपको सीरीज चलाई थी, और कम से कम 4 सीरीज मैंने वहाँ भी चलाई थी। वहाँ यूनिट ज़्यादा थी, यहाँ थोड़ी कम है, तो यहाँ हो सकता है एक आधी सीरीज और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चले हमारी। बाकी ऐप पे तो जो बैच के अंदर बच्चे हैं उनकी तो फिर सेपरेटली कुछ ना कुछ चलने ही चलने हैं बच्चे। सो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई चीज़ बच्चे क्लियर नहीं होती है तो कृपया करके इंटरनेट का प्रयोग करें। हर चीज़ के लिए टीचर पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि आपको एक्चुअली में कोई फिक्स नंबर नहीं लाने हैं। आपको आपके एग्जाम में आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप टीचर पे ही हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रह गए, और दूसरे बच्चे ने अगर ऐसा कर लिया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने से ले ली, तो आपसे ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो आप ही उन ऊपर वाले बच्चों में बनो। हर चीज़ के लिए टीचर पे डिपेंडेंट हो गए तो मेरे भाई देखो, फिर आप जैसे कहते हैं ना कि भारत के बहुत बड़े शिक्षक से, टीचर से आप पढ़ोगे, या आज पढ़ते भी हैं बच्चे, तो भी बच्चे सिलेक्शन तो 10,000 बच्चों में से मुश्किल से सर वही है कि 150 का हो पाता है।
तो फिर आप भी उन 150 में नहीं आ पाओगे। टीचर सबको सिखाता है, टीचर लिमिटेड बेनिफिट दे सकता है। अनलिमिटेड बेनिफिट तभी होगा जब बच्चा खुद से काम करेगा। हमसे ही बैच से पढ़े हुए 35 बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया, और भाई 35 का होगा तो बाकी उसके अलावा 250 बच्चे और भी तो थे। क्यों नहीं हुआ? नीयत से पढ़ाई नहीं करी। हमने अपना काम कर दिया, जिस रेंज तक हम आपके लिए कर सकते हैं उस रेंज से बाहर तुम एक्सपेक्टेशन करोगे, निपट जाओगे। तो भाई रेंज में आओ, हमसे जो सीख सकते हो हमसे सीखो, और अपने एफर्ट जो लगा सकते हो, आपके पास सारे संसाधन हैं, बस आपकी नीयत पढ़ाई की करनी पड़ेगी आपको, और आपको एक्स्ट्रा टाइम देके बैठना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक सोर्स के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं रहना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी बच्चे। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं सेशन को, मिलते हैं दोबारा अगले सेशन में। जय हिंद भाई।